हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में बात किया था। अब जो न्यूक्लियस है उसका हम लोग एक बार ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं। हम लोगों ने उसी लेक्चर में देखना था क्रोमोसोम क्या होता है, पर लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर आप लोग ध्यान नहीं देते हो, तो उसकी वजह से उधर ही हम लोगों ने कट कर लिया। तो अब हम लोग एक बार ब्रीफ रिव्यू देख लेते हैं। ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, लिबन ने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने नाम दिया था। काम क्या होता है वो सब आप लोगों को पता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन क्या है? डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एग्जैक्टली कैसे काम करता है? तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। तो आपको ये चीज़ एक ढूंढनी होगी, सब कुछ मैं बता दूंगा तो फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा ये चीज़ पढ़ने में। तो ये एक मैंने वर्ड यहाँ पे मेंशन किया है, हेलिक्स। तो हेलिक्स क्या होता है? टच पैड से लिखने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, काफ़ी टाइम लगता है लिखने में अगर आप यूज़ टू नहीं हो। तो मैं तो वैसे ही यूज़ टू नहीं हूँ। तो एक आपको वर्ड फाइंड आउट करना है, हेलिक्स। हेलिक्स क्या है और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए। अब यहाँ पे बात आती है कि जो बड़े ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है, वो हमेशा डीएनए ही क्यों यूज़ करते हैं। मतलब एक सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है, वो डीएनए के फॉर्म में ही क्यों होता है। ये एक बड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था। तो मैंने सोचा कि यार मेरे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने न्यूक्लियस वाला वीडियो तो देखा ही हुआ है और वो काफ़ी होशियार है, तो क्यों ना उनको पूछा जाए कि जो डीएनए है वो बड़े ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों प्रेजेंट होता है और क्यों छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर यूजुअली आरएनए देखने मिलता है। छोटे ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे चूहा नहीं, छोटे ऑर्गेनिज्म मतलब जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उस हिसाब से छोटे। तो आरएनए और डीएनए का क्या डिफरेंस है वो आपको पता लगाना है। आप लोग बड़े इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, इंटरनेट यूज़ करते हो। हमारे टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं था, ये तो नया नया सब सीखा हुआ है हम लोगों ने। तो आरएनए और डीएनए का डिफरेंस आपको बताना है। अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए की कंपैरेटिवली, इसलिए यूज़ होता है। अब पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको आई थिंक 40% मैंने आपको आंसर बता दिया है। तो अब आपका 60% ही काम। तो मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ आपको, उसका 40% तो मैं खुद से आपको आंसर देने के साथ ही दे रहा हूँ। अब उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रैंड्स के बारे में बात किया था कि डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है। क्रोमेटिन के बारे में बात किया था, एटीजीसी। तो काफ़ी बच्चों ने पूछा था, काफ़ी बच्चों ने तो नहीं पूछा था, एक दो बच्चों ने पूछा था कि सर एटीजीसी का सीक्वेंस क्या होता है। तो एटीजीसी का सीक्वेंस ऐसा है कि हमेशा ए और टी मतलब एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बाइंड करता है। ए और टी हमेशा आपस में बाइंड करते हैं। और जी ग्वानिन और सी साइटोसिन, ये दोनों हमेशा आपस में बाइंड करते हैं। मतलब ए कभी भी जी या सी के साथ बाइंड नहीं करेगा, और जी और सी हमेशा और टी या ए के साथ बाइंड नहीं करेंगे। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जी और सी का जो बॉन्ड है, मतलब ये आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है ए और टी के बॉन्ड से। तो ये दूसरी चीज़ है। पर इतना ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है, ए हमेशा टी के साथ बाइंड करता है, जी हमेशा सी के साथ बाइंड करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल ये है कि अगर मेरे पास ATGACGG इतना सीक्वेंस है और इतने सीक्वेंस की वजह से मेरे पास ब्लैक आई कलर आता है, ये सीक्वेंस की वजह से किसी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लैक आई कलर है। ब्लैक आई कलर BE लिख देता हूँ, ब्लैक आई। अब कई बार क्या होगा कि ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस के अंदर चेंज हो जाएगा कोई रैंडम रीज़न की वजह से। तो वो रीज़न हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ इतना डिस्कस करते हैं कि ये सीक्वेंस के अंदर कुछ चेंज हो गया।
ये सीक्वेंस के अंदर चेंज हो जाएगा। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जो टी है दूसरा वाला, ये टी की जगह पे ये हो गया ए। अब पहले मैसेज में था टी, अब मैसेज में हो गया है ए। क्योंकि अब मैसेज चेंज हो गया है तो अब जो ब्लैक आई का जो रिस्पॉन्स है या जो ब्लैक आई कलर आना चाहिए वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो मैसेज था वो अब चेंज हो चुका है। तो क्या दूसरा मैसेज आएगा? तो अगर दूसरा मैसेज एलिजिबल होगा तो आएगा, बाकी यूजुअली कोई मैसेज देखने को नहीं मिलता है। तो नो मैसेज फाउंड ऐसा आता है। मतलब अगर एक सीक्वेंस है उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लैक आई कलर पाया जाता है, पर अब वो सीक्वेंस चेंज हो गया तो अब ब्लैक आई कलर देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे हमारे पास एक सिस्टम प्रेजेंट है और ये होता भी है नेचर में। तो ये हम लोग कुछ बाहर का नहीं पढ़ रहे, ये सिस्टम के अंदर ऐसे ही प्रेजेंट है और ऐसा ह्यूमन बॉडी के अंदर होता ही रहता है। अब आपको एक नई चीज़ जो है वो ये है कि अगर ये चेंज कोई इम्पोर्टेंट हुआ, मतलब सपोज़ ये जो टी था हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सपोज़ ब्लैक आई को डिनोट नहीं करता है। ब्लैक आई की जगह पे हम लोग लिखते हैं कि एक बड़ा सा सीक्वेंस है और उसकी सीक्वेंस की वजह से सेल डिवीज़न होता है, मतलब एक सेल दो सेल में डिवाइड करता है। तो अब अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा तो क्या होगा? सेल डिवीज़न नहीं होगा तो किसी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा। तो आप समझो कि ये जो सीक्वेंस है वो कितना इम्पोर्टेंट है और ये सीक्वेंस को बचा के रखना भी कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा सीक्वेंस क्या कोड करता है। तो अगर सीक्वेंस के अंदर कोई भी चेंज आ जाता है, रैंडम चेंज, और उसकी वजह से फिज़िकली कोई चेंज आ जाता है बॉडी के अंदर या फिर अंदर से कोई चेंज आ जाता है कि कोई एंजाइम नहीं बन रहा है या कोई केमिकल नहीं बन रहा है, नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, तो ये बहुत ही डैमेजिंग सिचुएशन हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे रैंडम चेंजेस को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं पर उसको हम लोग नहीं समझेंगे, सिर्फ म्यूटेशन आपको समझना है। उसके बाद हम लोगों को क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करना है। तो हम लोगों ने देखा कि डीएनए है, डीएनए डबल हेलिक्स हो जाएगा, डीएनए कॉइल होता जाएगा, कॉइल होता जाएगा, फिर वो क्रोमेटिन बनाएगा और फिर वो क्रोमोसोम बनाएगा। अब हमारे पास बहुत लंबा डीएनए प्रेजेंट है। अब ये लंबे डीएनए को हम लोगों ने क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो ह्यूमन्स है, हम लोग हैं, मतलब हमारे अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 46 क्रोमोसोम बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो ये 46 क्रोमोसोम के अंदर हमारी सालों सालों की जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है। अब ये 46 क्रोमोसोम कैसे आते हैं? तो 23 आते हैं फादर से जो स्पर्म से आते हैं, 23 आते हैं मदर से जो ओवम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे 23 का पैक करके टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो वेरी करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, वो तो जाहिर सी बात है, तो उसमें तो कोई बेमत नहीं है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। अब एक क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड का जो इमेज है उसमें ऐसा दिखाया है कि डीएनए मॉलिक्यूल। तो डीएनए मॉलिक्यूल जब बहुत ज़्यादा कॉइल हो गया तो वो क्रोमोसोम बन गया। अब यहाँ पे ये जो दो आजू बाजू में हैं, ये जो दोनों भाई है इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड का क्या मतलब है? तो ये पहला, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, और ये दूसरा, ये आपस में एक जैसे होते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं आइडेंटिकल क्रोमेटिड। नीचे वाले भी ऐसे ही होंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है? तो ये जो एक क्रोमोसोम है इसमें से जो बड़ा आर्म होता है जिसकी लेंथ बड़ी होती है उसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसकी लेंथ छोटी होती है उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो छोटी लेंथ वाला हो जाता है P आर्म
और बड़ी लेंथ वाला हो जाता है क्यू आर। आपको इतनी ज़्यादा ये डायग्राम समझने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। और इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा एक क्रोमोसोम को यहाँ पे सेंटर में एक बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉइंट होता है, ये जहाँ से सारी जो सेंटर पॉइंट होता है यूजुअली नॉर्मल केसेस के अंदर, पर यहाँ सेंटर में एक कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है डीएनए का। डीएनए बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है, वो रीजन को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के आजू बाजू प्रोटीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप सोचोगे सर आप लोगों ने तो क्रोमोसोम भी पढ़ा दिया हमें, आपने इतना डिटेल में समझा दिया, इसका ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में बेटा ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती है, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ी चीज़ें लर्न करने को। और दूसरी चीज़ कि टेक्स्ट बुक में आपने एक इमेज देखा होगा माइटोसिस और मियोसिस का, तो वो माइटोसिस और मियोसिस का इमेज उन लोगों ने उधर दिया हुआ है, पर वो इमेज जब तक मैं आपको क्रोमोसोम नहीं समझाऊंगा वो इमेज आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए आपका क्रोमोसोम समझना ज़रूरी है। तो लॉन्ग आर्म हो जाता है क्यू आर्म, शॉर्ट आर्म हो जाता है पी आर्म। सेंटर में है सेंट्रोमियर और उसके आजू बाजू में डिस्क शेप्ड प्रोटीन है जो है काइनेटोकोर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।